हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक डेडिकेटेड टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इस टॉपिक के अंदर हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि जो शेयर कैपिटल का एलिमेंट है, ये एलिमेंट और ये आइटम शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट के हिसाब से बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होता है। इशू ऑफ शेयर में हमने जैसे भी क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस में हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं विद रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पे अगर पूरा सब्सक्राइब्ड पैसा हम रिसीव नहीं करते हैं तो कॉल्स इन एरियर्स आता है। अगर शेयर होल्डर कॉल मंगवाने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है तो हम उनके शेयर फोरफिट करते हैं, हम री इशू करते हैं शेयर्स। री इशू करते हुए जो अमाउंट फोरफिटेड है उसका प्रोपोर्शनेट पैसा डिस्काउंट देने के काम आ सकता है एट द टाइम ऑफ री इशू, एंड ऑल्सो सम पोर्शन इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इफ आफ्टर द री इशू इट इज लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड। तो इस डेडिकेटेड वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होगा। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ये वीडियो देखने से पहले आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द अकाउंटिंग एंट्रीज दैट इज रिलेटेड विद शेयर कैपिटल, what is called in arrears, what is forfeiture, what is reissue, and you should also know how the journal entry for forfeiture is passed and how the sum that is to be transferred to capital reserve is calculated. That would be a great help in understanding the topic and also understanding the way in which we are going to be preparing the balance sheet. एग्जामिनेशन में भी डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है सिंपली, जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ ये मांगा जाएगा कि आप शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बताइए। शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन अच्छे से आने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग मेनी ऑफ दीज टर्म्स, बट स्टिल कुछ टर्मिनोलॉजीज में एड्रेस करना चाहूँगा। सो वी आर स्टडिंग डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्या टर्मिनोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? आई हैव डबल अंडरलाइन दिस, द मार्क नंबर दैट इज ए के नीचे मैंने डबल अंडरलाइन करी है फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, आई लेट यू नो इन सम वाइल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल क्या है? कंपनी जब रजिस्टर करवाती है अपने आप को तो दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करती है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली अगर कंपनी को आप आर्टिफिशियल इंसान माने तो उस आर्टिफिशियल इंसान का यूँ समझ लीजिए कि ये बायो है, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या काम करने के लिए बने हो, कितनी कैपिटल है तुम्हारे पास, ये सब चीज आंसर्स उसके अंदर होते हैं। तो बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। उन्हीं क्लॉजेज में एक क्लॉज होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर आपको लिख के बताना पड़ता है कि आपकी कैपिटल कितनी है, और वो कैपिटल जो कैपिटल क्लॉज में लिखी है वो कहलाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, द कैपिटल दैट द कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज। And I should rather say not just authorized to raise, the maximum capital that the company can raise. जो ऑथराइज्ड कैपिटल में लिखा है उससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी रेज नहीं कर सकती। ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट की जाती है, इसीलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है और साथ ही नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। तो इसी के दूसरे दो नाम है, ऑथराइज कैपिटल के ही दूसरे दो नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। व्हाट इज इट? इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय द कंपनी। इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी रेज नहीं कर सकती, बट दिस इज नॉट सो मच स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। हाउ? इट इज़ फ्लेक्सिबल एट दी हैंड्स ऑफ द कंपनी। एक बार आपको ये रजिस्टर करवानी है, लिखवानी है, इससे ज़्यादा आप रेज नहीं कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो चार्जेस हैं, जो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो भी कैलकुलेट होंगे। बट इन फ्यूचर इफ द कंपनी ग्रोज एंड द कंपनी फील्स कि उनकी ऑथराइज कैपिटल बढ़ जानी चाहिए, दे हैव टू पास अ रेजोल्यूशन एंड चेंज इट एंड ऑफ कोर्स पे दी एडिशनल फी फॉर रेजिंग दी ऑथराइज कैपिटल। तो ये ऑथराइज कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल है। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑथराइज कैपिटल जिसकी हमने परमिशन ली, ये पूरी की पूरी हम कैपिटल असल में यूज़ करें। भाई एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आई एम मेकिंग एन अजम्पशन। आप कितना होपफुल हैं कंपनी को लेके, उसके अकॉर्डिंग आप एक कैपिटल का सम बोल देते हैं कि भाई इतनी कैपिटल की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर। बट ज़रूरी नहीं है कि इस अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत एट द वेरी बिगनिंग पड़ जाए।
ऐसा कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है। तो ऑथराइज कैपिटल सिर्फ एक मैक्सिमम कैपिटल है, ये एक फिगर है जो आपको शो करना है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बट कहीं पे भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑथराइज कैपिटल में फिगर लिखा हो वही एक्चुअली कंपनी की कैपिटल चल रही हो। उसका कोई एक पोर्शन, उसके अंदर कोई पोर्शन कंपनी ने हो सकता है इशू किया हो। Then comes the second element, that is issued capital. Now issued capital क्या होती है? Authorized capital तो मैंने एक maximum capital का estimated figure बना लिया और वो बता दिया और वो लिखवा दिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब मुझे जितने पैसों की फिलहाल ज़रूरत है कंपनी के ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए, वो हो जाएगी मेरी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑफकोर्स जो भी होगा ऑथराइज कैपिटल का पार्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा तो आप रेज ही नहीं कर सकते हैं। तो पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कि मेरी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपीज़ की है। ऑथराइज कैपिटल मेरी 10 लाख रुपीज़ की है। उस 10 लाख में से फिलहाल मुझे अभी ज़रूरत है सिर्फ से 8 लाख रुपीज़ की। तो मैं 8 लाख की कंपनी को ऑफर करूंगा सब्सक्राइब करने के लिए, 2 लाख ऑफर ही नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज इफ आई रेज दैट मनी, वो सरप्लस फंड मेरे पास एम्प्टी पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको मैं काम में तो लूंगा नहीं। काम में नहीं लूंगा तो उस पर से रिटर्न अर्न नहीं करूंगा। अगर रिटर्न अर्न नहीं करूंगा तो उस कैपिटल पे फिर मैं उसकी कॉस्ट कैसे पे कर पाऊंगा? इन्वेस्टर्स की तो एक्सपेक्टेशन चालू हो जाएगी। अगर इन्वेस्टर ने वो 2 लाख रुपए भी आपको दिए, 8 लाख नहीं दिए, 10 लाख दिए, तो वो 10 लाख पे रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। बट मैं सिर्फ 8 लाख पे ही अर्निंग्स कर रहा हूँ। तो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही कंपनी इशू करती है। तो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो मैंने एक्चुअली ऑफर किया पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, ऑफर किया है सब्सक्राइब करने के लिए, ऑफर आई एम यूजिंग द वर्ड, नॉट एक्चुअली सब्सक्राइब, मैंने कंपनी ने ऑफर किया है, दैट इज इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेस कर सकती है। इशूड कैपिटल वो पार्ट ऑथराइज का जो लोगों को ऑफर किया है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करिए। नाउ व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल का जो सी है उसके नीचे आप देख रहे होंगे मैंने सिंगल अंडरलाइन करी है, डबल अंडरलाइन नहीं करी है। आई लेट यू नो व्हाई। सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल का पार्ट है। 10 लाख की ऑथोराइज थी हमारी, एग्जाम्पल जो हमने इमेजिनरी लिया था, उसमें से 8 लाख मैंने पब्लिक को ऑफर किया सब्सक्राइब करने को। और मान लीजिए कि पब्लिक ने या तो वो पूरा सब्सक्राइब, जितना मैंने इशू किया है मैक्सिमम उतना सब्सक्राइब कर सकते हैं लोग, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर देते हैं, या फिर हो सकता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो। तो इशूड का जो पार्ट लोगों ने एक्चुअली लिया है, सब्सक्राइब किया है लोगों ने, आसान भाषा में कहूँ तो जितने अमाउंट के शेयर्स लोगों ने खरीदे वो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। तो व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का भी पार्ट है जो एक्चुअली सब्सक्राइब किया है लोगों ने और कंपनी ने अलॉट कर दिया है, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश और अदर देन कैश। पर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है दोस्तों? जो लोगों ने एक्चुअली खरीदी। तो मान लीजिए कि हमारी ऑथोराइज थी 10 लाख, जिसमें से 8 लाख हमने इशू किया और 8 लाख में से 7,30,000 या 40,000 ही लोगों ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया है। तो वो हो जाएगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ वी वेरी वेल नो कि शेयर के अगेंस्ट जो पैसा है, जो फेस वैल्यू है या इशू प्राइस जो है, वो एक साथ पूरी लोगों से, शेयर होल्डर से पे करवा दी जाए, ऐसा कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है। वो पोर्शंस में भी पे करवाई जा सकती है। पोर्शन से मेरा मतलब है कि थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे मंगा लिया, थोड़ा अलॉटमेंट पे मंगा लिया, थोड़ा कॉल पे मंगा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी कॉल्ड अप हो, ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी फेस वैल्यू मैंने कॉल कर ली हो, ऐसा कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है। पोर्शंस में मंगाई जा सकती है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मेरी तरफ से कॉल्ड अप पूरी पेड अप हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। कॉल्ड अप जो कंपनी ने मंगवाया और पेड अप जो शेयर होल्डर ने एक्चुअली पे किया। हम देख चुके हैं काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर कि हम जितना कॉल करते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं उतना पे नहीं कर पाते, वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पे या कॉल पे। तो वहाँ हो जाता है कॉल्स इन एरियर्स। तो 3 टर्मिनोलॉजी अभी हम एक साथ समझ रहे हैं दोस्तों। एक तो सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया, शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली परचेज किया। उस सब्सक्राइब में से भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा कॉल्ड अप हो, थोड़ा ही कॉल्ड अप हो सकता है, थोड़ा अनकॉल्ड भी हो सकता है कि मैंने मंगवाई ही नहीं है। मान लीजिए फाइनल कॉल मैंने मंगवाई नहीं है। अब जितना कॉल्ड अप है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, उसमें भी हो सकता है कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे नहीं किया हो, तो वो हो जाएगा पेड अप। तो तीनों फिगर्स अलग हो सकते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल का फिगर अलग हो सकता है, करेक्ट है। सब्सक्राइब कैपिटल तो खैर एक डेफिनेशन है। अब इस सब्सक्राइब के अंदर कॉल्ड अप होती है
और उस कॉल्ड अप में भी पेड अप होती, करेक्ट है। तो जब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड का वो पार्ट है जो मैंने ऑफर किया लोगों को खरीदने के लिए। मैंने 10 रुपये, 8 लाख के शेयर थे, मैंने 7 लाख, 8 लाख के 10 लाख की मेरी ऑथराइज कैपिटल थी, जिसमें से 8 लाख मैंने इशू करी और उसमें से मान लीजिए 7,50,000 सब्सक्राइब करी लोगों ने, फुल सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, ठीक है। उस सब्सक्राइब के पैसे हैं 5 + 3 + 2, 5 का एप्लीकेशन, 3 रुपये का अलॉटमेंट और 2 रुपये का फाइनल कॉल। अभी तक मैंने मंगवाया है सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है। तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 8 रुपये की, 8 रुपये पर शेयर, ठीक है। उस 8 में से भी अगर कुछ लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया तो वो अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगी। नाउ इफ द कैपिटल इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितना सब्सक्राइब हुआ है वो सारे शेयर्स पर पूरा पैसा मंगवा लिया, फुल्ली कॉल्ड है और फुल्ली पेड अप है। मीनिंग व्हाट, 10 रुपये का शेयर है और 10 के 10 रुपये मैंने मंगवा लिए, कोई भी कॉल बाकी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है ऐसा जो मंगवाना बाकी है, कॉल करना बाकी है। और जितना भी कॉल्ड है वो पूरा पेड भी है उस पर्टिकुलर शेयर पर जिसकी बात हो रही है, तो फिर वो पैसा कहलाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप। क्या मीनिंग हुआ मेरे कहने का? फुल्ली कॉल्ड होना चाहिए, 10 रुपये का शेयर है, पूरे 10 रुपये मंगवा लिए और 10 के 10 आ भी गए, फेस वैल्यू 10 है, कॉल्ड अप भी 10 है, पेड अप भी 10 है, तो ही वो कैपिटल कहलाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट हो गए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड दूसरा पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कैपिटल कब लिखी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ जब वो फुल्ली कॉल्ड हो और फुल्ली पेड हो, फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड। अगर कोई भी अलग सिचुएशन है, मान लीजिए मैंने पूरा कॉल नहीं किया, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। मैंने पूरा कॉल कर लिया पर पूरा पे नहीं हुआ, तो भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। मैंने कॉल ही थोड़ा किया है और उस पर पेड अप भी थोड़ा है, तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। मैंने कॉल 8 रुपीज़ किया है पर पेड अप 10 रुपये हो गया, तो भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में ही आएगा, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड नहीं है। 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये मंगा लिए, 10 आ गए, तो ही सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, मैंने 8 रुपये ही मंगाए, कंपनी ने 8 ही मंगाए, बट 2 का कॉल्स इन एडवांस आ गया, तो भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में ही लिखा जाएगा। फुल्ली कॉल्ड होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, तो ही सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप को ये ध्यान में रखने का, याद में रखने का, जहन में रखने का बहुत आसान तरीका यह है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अलावा सब इधर आ जाएगा। हमने समझी ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज बाय द कंपनी। उसके नीचे आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो है जो सब्सक्राइब में से मैंने एक्चुअली ऑफर करी है लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, उसमें से भी लोगों ने जितनी ली वो हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में अगर पूरा पैसा मंगा लिया और आ भी गया तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएगा, उसके अलावा सब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में चला जाएगा। हम सीख रहे हैं दोस्तों डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज आपको सारी आनी चाहिए, फोरफीचर वगैरह की टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो वो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पहले देख लेने, क्योंकि जिस अप्रोच से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सारा प्रेजेंटेशन एक साथ देख रहे हैं, तो आपको वो सब आना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 आप सामने देख पा रहे होंगे अपने कैसे प्रेजेंट की जाती है। शेड्यूल 3 एक शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का हमारे, जहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट बता रखा है बैलेंस शीट का। पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो डिवाइडेड है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है, उसके अंदर इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। पहले भी हम देख चुके हैं, पर एक बार फिर फटाफट से आपको बैलेंस शीट का एक ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा। हमें अभी फिलहाल पूरी बैलेंस शीट से मतलब है नहीं, हमें सिर्फ शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस वाले एलिमेंट से मतलब है, क्योंकि उसका ही प्रेजेंटेशन हमें देखना है। हम एक एब्स्ट्रैक्ट बना रहे होंगे बैलेंस शीट का, एक छोटा सा हिस्सा बना के दे रहे होंगे, पूरी बैलेंस शीट बनाकर नहीं दे रहे होंगे। क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन आएगा, उसमें हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये शेयर कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी। 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है बैलेंस शीट, लाइक एनी अदर बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज वाला पोर्शन कहलाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और दूसरा पार्ट होता है एसेट्स। पार्ट्स होते हैं ये, इन पार्ट्स के अंदर आती हैं कुछ मेजर हेडिंग्स, और मेजर हेडिंग्स के अंदर आती हैं सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग्स के होते हैं नोट्स। बैलेंस शीट के अंदर इलैबोरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है, पूरी बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी, उसके अंदर हर एक आइटम का जो इलैबोरेशन है वो नोट्स की तरह दिया जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए
जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं या ट्रेड पेएबल्स है, उसके अंदर बहुत सारे डेटर्स हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन नोट्स टू द अकाउंट्स में बैलेंस शीट खत्म होने के बाद अलग से नोट बना के दिया जाएगा, ना कि बैलेंस शीट के अंदर लिख कर दिया जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ ट्रेड पेएबल्स होगा, उसका टोटल फिगर होगा, उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो नीचे होगा, ताकि बैलेंस शीट कंसाइज रहे, प्रिसाइज रहे, समराइज्ड रहे और डिटेल इंफॉर्मेशन नीचे आ जाए। जिसको डिटेल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो नोट्स टू दी अकाउंट्स रेफर कर ले, और जिनको सिर्फ एक बार फिगर जानना है वो बैलेंस शीट से जान ले। बैलेंस शीट लेंदी नहीं होती है, प्रॉपर होती है, समराइज्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसका एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा कन्वीनियंट और ईजी हो जाता है। समटाइम्स मोर इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। समराइज्ड इंफॉर्मेशन काम की होती है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर एक मेजर हेडिंग होगी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर एक सब हेडिंग होगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारे फिगर्स आ जाएंगे और रिजर्व इन सरप्लस भी आ जाएगा। रिजर्व इन सरप्लस हम साथ में इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो एलिमेंट है वो रिजर्व इन सरप्लस में ही शो किया जाता है। और साथ ही दोस्तों जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा फोरफिटेड शेयर का एलिमेंट, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो किया जाएगा। इसलिए ये दोनों एलिमेंट्स हमें समझने पड़ेंगे। अभी ये पूरा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, एक साथ इसलिए दिखाया सो यू गेट एन आइडिया। और अगर आपने पहले कभी ये वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट नहीं देखी है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, आई बेग योर पार्डन, बैलेंस शीट नहीं देखी है, तो आप अभी देख लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने वर्टिकल फॉर्मेट में ही देखी थी। ये एक नया फॉर्मेट है बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का। इसमें एक के ऊपर एक फिगर्स आते हैं, मतलब दो पार्ट जो होते हैं वो पैरेलल नहीं रखे जाते एक दूसरे के, बल्कि वन अपॉन दी अदर शो किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर, एक कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर कैपिटल का कैसे प्रेजेंटेशन होता है। तो क्वेश्चन के अंदर हम जो पोर्शन एक्चुअली ड्रॉ करके आएंगे इन आंसर्स, वो ये होगा जो अभी आप देख रहे हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी नाम है, XYZY ABC लिमिटेड जो भी है। बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन 31 मार्च, वट एवर ईयर दैट यू आर सॉल्विंग फॉर। मोस्टली अभी देखेंगे तो 2020 या 21 या 19, वट एवर द केस माइट बी, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये तो हो गया सबसे ऊपर हेडिंग। इसके बाद पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट, जैसा अभी आपने देखा। उसके अंदर आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट, शेयर होल्डर्स फंड, मेजर हेडिंग, उसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग। इसके अंदर आएंगे बहुत सारे आइटम्स। तो शेयर कैपिटल का हमें नोट्स टू दी अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हम प्रेजेंट करेंगे कि क्या क्या आइटम्स उसके अंदर आते हैं। और दूसरा, अगर ज़रूरत पड़ी तो बनाना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस का, और उसके अंदर हम शो करेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम्स आते हैं। नोट्स टू दी अकाउंट्स अब प्रिपेयर कर लेंगे हम, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे। हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में, एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है ये। नोट्स टू दी अकाउंट में फर्स्ट हम बनाएंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल का नोट्स टू दी अकाउंट। उसके अंदर लिख देंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, और ऑथराइज्ड कैपिटल लिख के उसके नीचे हम डबल अंडरलाइन कर देंगे। ये सिर्फ बताने का फिगर है, लोगों को इन्फॉर्म करने का फिगर है। ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है। कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी एक्चुअली रेज्ड हो, एक्चुअली सब्सक्राइब्ड हो, एक्चुअली पेड अप हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक बार ये फिगर लिखा जाएगा और फिर इसको डबल अंडरलाइन कर लिया जाएगा फॉर सिंपल रीजंस। जो एग्जांपल मैंने लिया था उसके अंदर हमारी ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख, बट 10 लाख में से सिर्फ 8 लाख इशूड थी, और उस 8 लाख में से भी सिर्फ 750 ही सब्सक्राइब्ड थी। अब पैसा कितना, अगर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली कॉल्ड है और फुल्ली पेड है, पूरी सब्सक्राइब भी हो गई 750 और पूरा मंगवा भी लिया मैंने 750 और पूरा पैसा आ भी गया 750, तो बैंक में तो 750 शो हो रहा होगा। अब लाइबिलिटी साइड में 10 लाख थोड़ी जोड़ा जा सकता है, तो ये 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल लिख के डबल अंडरलाइन कर दिया जाएगा, वो भी नोट्स टू दी अकाउंट में। इंफॉर्मेटिव फिगर है। इशूड कैपिटल में लिखा जाएगा 8 लाख रुपीज, मैंने 8 लाख इशू किए। अब आता है सब्सक्राइब कैपिटल, जहां से बैलेंस शीट के वो फिगर्स आएंगे जो एक्चुअली टोटल में इंक्लूड किए जाएंगे, वो आएंगे। तो ये दोनों इंफॉर्मेटिव फिगर्स है। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में फिगर दे रखा होगा, उसको उठा के यहाँ प्लेस करना और डबल अंडरलाइन कर देना है, काम खत्म। उसके बाद आएगा इशूड कैपिटल, वो भी बैलेंस शीट से फिगर उठाना है, यहाँ प्लेस करना है, डबल अंडरलाइन कर देना है। इफ़ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑथराइज कैपिटल, यू कैन डू 2 थिंग्स। फर्स्ट, इमेजिन के जो इशूड है वही ऑथराइज्ड होगी, या फिर इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। लिखिएगा ज़रूर, लिखकर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा बिकॉज यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, बट डू नॉट skip writing this figure. The examiner, the evaluator must know that you know
कि ऑथराइज कैपिटल नोट्स टू दी अकाउंट्स में आता है, आपने फिगर नहीं बताया इसलिए मैं लिखने की सिचुएशन में नहीं हूँ, लिख के ज़रूर आइएगा इसे। इशूड कैपिटल यहाँ पे फिगर लिख दीजिएगा जो भी इशूड है। इसके बाद आते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के दो हिस्से होते हैं जैसा हम समझ चुके हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में तभी कोई फिगर जाएगा जब वो फुल्ली कॉल्ड और फुल्ली पेड हो। फुल्ली कॉल्ड और थोड़ा सा भी पैसा कुछ शेयर्स पे नहीं आया तो वो शेयर्स फिर नीचे चले जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप लिखा जाएगा, उसके नीचे लिखा जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में से अगर कुछ कॉल्स इन एरियर्स चल रहा है, मतलब ऐसे शेयर्स जिन पे पैसा नहीं आया है और हम वहां पर वेट कर रहे हैं उनके पैसे आने का, मैंने फोरफीट नहीं किया, फोरफीट कर देता हूं तो कॉल्स इन एरियर्स वाला जो अमाउंट होता है दोस्तों वो क्रेडिट हो जाता है, क्लोज हो जाता है फोरफीचर की एंट्री में। तो अगर कोई भी कॉल्स इन एरियर्स का फिगर चल रहा हो तो वो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद शेयर फोरफीचर का अगर कोई अमाउंट है, अगर कोई शेयर फोरफीचर का अमाउंट है, मतलब जो शेयर्स हैं उन पे कॉल्स इन एरियर्स चल रहा था, मैंने शेयर्स फोरफीट कर दिए हैं और अब मैं रुक गया हूँ, रीइशू नहीं किया है, क्योंकि रीइशू करता हूँ तो फिर वो फोरफीचर का बैलेंस हट जाता है, वो या तो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट देने के काम आ जाएगा, या कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर्स में पैसा कब आएगा? जब डिफॉल्ट किया है शेयर होल्डर ने और उसके बाद मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने फोरफीट नहीं किए, तो कॉल्स इन एरियर्स का फिगर होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और शेयर फोरफीचर में क्या जाएगा? शेयर फोरफीचर में वो पैसा जाएगा जिन शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर्स था, अब मैंने फोरफीट कर लिया और जो भी अमाउंट फोरफीटेड है वो शेयर फोरफीचर में आ जाएगा। ये दोनों फिगर्स निकालने का एक कन्वीनियंट तरीका ये होता है दोस्तों कि आप फोरफीचर की जर्नल एंट्री पास करते हैं। ऑफ कोर्स कॉल्स इन एरियर्स पे तो जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत है ही नहीं, शेयर फोरफीचर की जर्नल एंट्री पास कर देंगे तो जो भी लास्ट में शेयर फोरफीचर में क्रेडिट पड़ा होगा पैसा वो यहाँ आ जाएगा। और अगर फोरफीटेड शेयर रीइशू हो जाएंगे तो शेयर फोरफीचर का जो भी पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो नीचे रिजर्व इन सरप्लस में कैपिटल रिजर्व के अंदर शो कर दिया जाएगा। और अगर शेयर प्रीमियम पे इशूड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी क्रेडिट हो जाएगा। एक बात की आपको सावधानी बरतनी है कि अगर प्रीमियम कॉल्ड थी और अनपेड थी तो फोरफीचर की एंट्री में जो प्रीमियम डेबिट हो रही है उसको टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम में से सब्ट्रैक्ट करना मत भूलिएगा। बट अगर प्रीमियम कॉल्ड और पेड है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन इफ द शेयर्स आर फोरफिटेड द सम वुड स्टिल बी क्रेडिटेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ओनली। सो इफ द क्वेश्चन आस्क यू फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड देयर इन्वॉल्व्स अ फोरफीचर ऑफ शेयर, आई वुड हाईली रिकमेंड 3 जर्नल एंट्रीज पास कर दीजिए आप। पहली जर्नल एंट्री पास कर दीजिए फोरफीचर की, दूसरी जर्नल एंट्री पास कर दीजिए रीइशू की, और तीसरी जर्नल एंट्री पास कर दीजिए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की। देन preparation of share capital in balance sheet, preparation and presentation of share capital in balance sheet would be a walk in the park for you. आई होप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा आपको, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, डिस्क्लोजर करना है शेयर कैपिटल का। ये कॉन्सेप्ट वीडियो डिटेल में देखिएगा, एक बार और देखिएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको क्वेश्चंस वाला वीडियो देखने से पहले, इवन ये वीडियो देखने से पहले भी क्वेश्चंस जो एक्चुअली शेयर कैपिटल के जो जर्नलाइजिंग है, जर्नल एंट्रीज है, वो अच्छे से पता होनी चाहिए। कॉल्स इन एरियर्स पता होना चाहिए, प्रोराटा अलॉटमेंट पता होना चाहिए, फोरफीचर पता होना चाहिए, रीइशू पता होना चाहिए, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व पता होना चाहिए, कॉल्स इन एडवांस भी पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल के क्वेश्चन समझ पाएंगे दोस्तों। उसको डिटेल में देखिएगा, कॉन्सेप्ट वीडियो ढंग से दिखिएगा। ये जो पोर्शन है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है इसको दोबारा देखिएगा, और जो एलिमेंट्स हैं ये सारे शेयर कैपिटल इनके अंदर क्या क्या आता है इसको ढंग से समझ लीजिएगा, दिमाग में बहुत अच्छे से रजिस्टर कर लीजिएगा कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्या होता है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप क्या होता है, फुली कॉल्ड एंड फुली पेड, देन ओनली सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, अदरवाइज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। ये बहुत अच्छे से रजिस्टर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक वीडियो मैं पहले बनाऊंगा जिसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे बेसिक, जहाँ पे सिर्फ कोई भी फोरफीचर नहीं होगा, कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। खैर ओवर सब्सक्रिप्शन से डेडिकेटेड क्वेश्चन तो आने के चांसेस बहुत कम हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो अंडर सब्सक्रिप्शन से आएंगे, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल वुड बी वेरी डिफिकल्ट। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद शेयर कैपिटल मांगी जा सकती है, और सोल्यूशन के बाद शेयर कैपिटल मांगी जाएगी तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि सारे फिगर जर्नल एंट्री से उठा के प्लेस करने होते हैं। अगर जर्नल एंट्री बिना मांगे शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन आता है तो थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो होंगे
सिर्फ उस पर जहाँ पे कोई भी फोर फीचर इन्वॉल्व नहीं होगा, और उसके बाद फोर फीचर एंड रीइशू का भी प्रेजेंटेशन में बताऊंगा. Stay tuned for the next video. Until next time, guys, I wish that you have a very good day today and any day that you are enjoying in this life. And I'll see you in the next video, guys. Till then, bye.